चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 के लिए हिंदी का मॉडल पेपर 2। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, रचना के आधार पर शब्द का कौन सा प्रकार नहीं है। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन में दे रहा है नहीं है, तो रचना के आधार पर कौन सा प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए है सार्थक शब्द, ऑप्शन बी है ऋण शब्द, ऑप्शन सी है यौगिक शब्द और ऑप्शन डी है योग ऋण शब्द। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए सार्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या है कि यह रचना के आधार पर शब्द का प्रकार नहीं है। यह किसके आधार पर है, तो यह अर्थ के आधार पर है। तो ध्यान रखेंगे यह अर्थ के आधार पर है। अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक शब्द होते हैं, तो यह अर्थ के आधार पर भेद है। और जो बाकी का ऑप्शन है यह रचना के आधार पर शब्द के प्रकार हैं। पहला क्वेश्चन है, झांसी हमीरपुर महोबा जनपदों में किस बोली का प्रभुत्व है। तो पूछ रहा है कि झांसी हमीरपुर और महोबा जनपदों में किस बोली का प्रभुत्व है। ऑप्शन ए है बुंदेली, ऑप्शन बी है भोजपुरी, ऑप्शन सी है खड़ी बोली और ऑप्शन डी है अवधी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए बुंदेली। तो झांसी हमीरपुर महोबा में बुंदेली शब्द बोली जाती है, यानी कि बुंदेली भाषा का प्रभुत्व है। अगला क्वेश्चन है, माली का स्त्रीलिंग क्या होगा। ऑप्शन ए है मालन, ऑप्शन बी है मालकिन, ऑप्शन सी है मालिन और ऑप्शन डी है मलिन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी मालिन। तो माली का स्त्रीलिंग रूप क्या है, मालिन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी मालिन। तो ध्यान रखेंगे कि माली का स्त्रीलिंग क्या होगा, मालिन होगा। अगला क्वेश्चन है, थप्पड़ कौन सा शब्द है। पूछ रहा है कि थप्पड़ कौन सा शब्द है। ऑप्शन ए है विदेशी, ऑप्शन बी है तद्भव, ऑप्शन सी है तत्सम और ऑप्शन डी है देशज। तो यह देशज शब्द है। देशज शब्द है, तो थप्पड़ क्या है, देशज है। देशज शब्द वे कहलाते हैं जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता, उसे क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। और विदेशी शब्द उसे कहते हैं जो अन्य जगहों से आया हुआ शब्द है, जैसे फारसी हो गया, अंग्रेजी शब्द, ये क्या है, विदेशी शब्द है। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती, यह वाक्य किस अव्यय का बोधक है। पूछ रहा है कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती, यह वाक्य किस अव्यय का बोधक है। ऑप्शन ए है कालवाचक, ऑप्शन बी है स्थानवाचक, ऑप्शन सी है संबंध बोधक और ऑप्शन डी है दिशावाचक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी संबंध बोधक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी संबंध बोधक। अगला क्वेश्चन है, प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं। पूछ रहा है कि प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 5। तो इस क्वेश्चन के का सही जवाब होगा ऑप्शन सी 3। तो 3 क्या है, प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद हैं या प्रकार हैं। तो ध्यान रखेंगे यह प्रयोग के अनुसार है। पहला है साधारण क्रिया विशेषण, दूसरा संयोजक क्रिया विशेषण और तीसरा अनुबंध क्रिया विशेषण। ये प्रयोग के आधार पर 3 क्रिया विशेषण होते हैं। एक बार और सुन लीजिएगा, साधारण क्रिया विशेषण, दूसरा है संयोजक क्रिया विशेषण और तीसरा है अनुबंध क्रिया विशेषण। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, अचल भूधर महिधर किसका पर्यायवाची है। अचल भूधर महिधर किसका पर्यायवाची है। ऑप्शन ए है आग का, ऑप्शन बी है पर्वत का, ऑप्शन सी है पृथ्वी का और ऑप्शन डी है पक्षी का। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है पर्वत का। पर्वत का ये सब पर्यायवाची हैं, कौन, अचल भूधर महिधर, ये किसके पर्यायवाची हैं, पर्वत के। अगला क्वेश्चन है, आगामी का विलोम क्या होगा। इसमें विलोम शब्द पूछ रहा है कि आगामी का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए है गामी, ऑप्शन बी है प्रतिगामी, ऑप्शन सी है विगत और ऑप्शन डी है आगत। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी विगत। तो आगामी का विलोम क्या होगा, विगत होगा। बहुत लोग इसमें गलत आंसर कर सकते हैं प्रतिगामी, लेकिन प्रतिगामी नहीं होगा, सी ऑप्शन सी होगा विगत। अगला क्वेश्चन है, जिन पदों के 2 खंड प्रधान हों और जिनमें और शब्द यानी कि और अनुक्त या लुप्त हो, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एक बार और क्वेश्चन सुन लीजिएगा, जिन पदों के दोनों खंड प्रधान हो, यानी कि जिन पदों के दोनों खंड क्या हो, प्रधान हो, और जिनमें और शब्द का लोप हो यानी कि अनुक्त या लुप्त हो, तो वहां पे विराम चिन्ह, कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ये था क्वेश्चन। ऑप्शन है अल्प विराम, ऑप्शन बी है पूर्ण विराम, ऑप्शन सी है योजक चिन्ह और ऑप्शन डी है विस्मय बोधक
चिन्ह। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी योजक चिन्ह। तो योजक चिन्ह के साथ दो शब्दों को जोड़ा जाता है, जैसे माता पिता। माता पिता में दोनों खंड प्रधान है, माता और पिता, और इसमें और शब्द का क्या है, लोप है, तो वहां पे योजक चिन्ह लगता है। तो ध्यान रखेंगे योजक चिन्ह, इसे द्वंद्व समास में इसका ज्यादा प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा नहीं है। देखिएगा ऑप्शन में पूछ रहा है नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में देता नहीं, और हम लोग क्या करते हैं, है समझ का मतलब ऑप्शन में नहीं को इग्नोर कर देते हैं, भूल जाते हैं और ऑप्शन गलत पढ़ लेते हैं और आंसर भी गलत दे देते हैं। तो ध्यान रखेंगे निम्नलिखित में से अघोष वर्ण नहीं है पूछा है। ऑप्शन ए है ट, ऑप्शन बी है ठ, ऑप्शन सी है ड और ऑप्शन डी है स। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी ड। ड क्या है कि अघोष वर्ण नहीं है। अगला क्वेश्चन, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि लोकोक्ति का क्या अर्थ है। पूछ रहा है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि लोकोक्ति का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है कवि बहुत विचारशील होते हैं, ऑप्शन बी है कवि बहुत तर्कशील होते हैं, ऑप्शन सी है कवि बहुत भाव प्रवण होते हैं, और ऑप्शन डी है कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं, इसलिए उन्हें कहा जाता है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। मतलब रवि का यहाँ की बात कर रहा है सूर्य से, तो कह रहा है कि जहां न पहुंचे रवि यानी कि जहां तक सूर्य नहीं पहुंच सकता वहां तक कवि के विचार पहुंच जाते हैं। तो जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि का मतलब होता है कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, अधजल गगरी डैश डैश जाए रिक्त स्थान की पूर्ति करे। यानी कि रिक्त स्थान पे पूछ रहा है कि क्या कौन सा शब्द आएगा। ऑप्शन ए है छलकती, ऑप्शन बी है उछलती, ऑप्शन सी है बिखरी, ऑप्शन डी है छलकत। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी छलकत। तो अधजल गगरी छलकत जाए यह एक प्रकार का लोकोक्ति है। तो ध्यान रखेंगे कि अधजल गगरी और जो खाली स्थान है वहां पे छलकत आएगा। तो अधजल गगरी छलकत जाए यह एक लोकोक्ति है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, घोटक का पर्यायवाची शब्द होगा। तो पूछ रहा है घोटक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए है घड़ा, ऑप्शन बी है हिरन, ऑप्शन सी है घोड़ा और ऑप्शन डी है गधा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी घोड़ा। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द घोटक होगा। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में घोड़ा का एक दो और पर्यायवाची लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रजा का बहुवचन क्या होगा। ये पूछ रहा है कि प्रजा का बहुवचन क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन, पहले पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है प्रजातंत्र, ऑप्शन बी है प्रजा, ऑप्शन सी है प्रजागण और ऑप्शन डी है प्रजाजन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी प्रजाजन। तो प्रजा का बहुवचन क्या होगा, प्रजाजन होगा, ध्यान रखेंगे। ऐसा ना हो कि प्रजों को ही कर दे, तो इसलिए प्रजा का ध्यान रखेंगे कि प्रजा का बहुवचन क्या होगा, प्रजाजन होगा। अगला क्वेश्चन है, आहत का विलोम शब्द क्या होगा। तो आहत का विलोम शब्द पूछ रहा है। ऑप्शन ए है हत, ऑप्शन बी है अनाहत, ऑप्शन सी है अनाहुत और ऑप्शन डी है नाहक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी अनाहक, अनाहत। तो आहत का विलोम शब्द क्या होगा, अनाहत होगा, तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अवधि किस उप भाषा वर्ग की बोली है। तो पूछ रहा है कि अवधि जो भाषा है वह किस भाषा की उपभाषा है। ऑप्शन ए है पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन बी है बिहारी हिंदी, ऑप्शन सी है पूर्वी हिंदी और ऑप्शन डी है राजस्थानी हिंदी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी की यह उपभाषा है अवधि। तो ध्यान रखेंगे कि अवधि है वह पूर्वी हिंदी की उपभाषा है। इस पूर्वी हिंदी के अंतर्गत में और क्या आता है, बघेली आता है, छत्तीसगढ़ी आता है, ये क्या है, ये पूर्वी हिंदी के ही अंतर्गत आता है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे कि कौन कौन सी और भाषा पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो एक अवधि तो हो गई, दूसरी आएगी बघेली, तीसरी छत्तीसगढ़ी। ये प्रमुख बोलियां हैं जो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन है, बाढ़ का पानी बढ़ता ही जा रहा है, इस वाक्य में कौन सा पक्ष है। तो पूछ रहा है कि बाढ़ का पानी बढ़ता ही जा रहा है, इस वाक्य में कौन सा पक्ष है। ऑप्शन ए है पूर्णता बोधक, यानी कि अब शब्द पूर्ण हो गया है, ऑप्शन बी है नित्यता बोधक, ऑप्शन सी है प्रगति बोधक और ऑप्शन डी है सत्य सत्य बोधक। ऑप्शन, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी प्रगति बोधक। तो इस शब्द से क्या महसूस मतलब पता चल रहा है कि यह जो है कि बाढ़ का पानी बढ़ता ही जा रहा है, मतलब उसमें प्रगति होता जा रहा है। तो यह एक प्रकार से प्रगति बोधक शब्द है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? फिर से क्वेश्चन में दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? ऑप्शन ए है ट, ऑप्शन बी है ठ, ऑप्शन सी है ढ और ऑप्शन डी है ड। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी ढ। ध्यान रखेंगे यहाँ पे ढ के बाद क्या है कि बिंदी है, तो बिंदी की वजह से यह क्या हो गया, उच्छिप्त व्यंजन हो गया। तो उच्छिप्त व्यंजन क्या है कि मूर्धन्य व्यंजन ध्वनि नहीं होती है। अगर ये बिंदी नहीं होता तो यह क्या होता, मूर्धन्य ध्वनि होता है। इसलिए बिंदी का बहुत महत्व है। तो ध्यान रखेंगे कि यह ढ में क्या है कि बिंदी है, इसलिए यह उच्छिप्त व्यंजन है। तो ये पूछ रहा है मूर्धन्य ध्वनि नहीं है, तो यह ढ ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी। और सब क्या है, मूर्धन्य ध्वनि। अगर इसमें बिंदी नहीं होता तो यह भी क्या होता, मूर्धन्य ध्वनि होता। तो इसमें खास करके बिंदी का ध्यान देंगे, अगर पेपर में भी आता है ऐसे तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा है। तो पूछ रहा है कि राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा क्या है? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय, ऑप्शन बी है राष्ट्रीयता, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय और ऑप्शन डी है सौराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी राष्ट्रीयता। तो राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा क्या है? राष्ट्रीयता है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनाया जाता है, यानी कि 5 प्रकार से बनती है। पहला जातिवाचक संज्ञा से, दूसरा है सर्वनाम से, तीसरा है विशेषण से और चौथा क्रिया से और पांचवा है अव्यय से। यानी ये जातिवाचक संज्ञा से भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं और अव्यय से भी भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। तो भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? तो कह रहा है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए है प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी है पुरुषवाचक, ऑप्शन सी है निजवाचक और ऑप्शन डी है संबंधवाचक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी संबंधवाचक। तो इसमें जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन है, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन ए है दौड़ना, ऑप्शन बी है हंसना, ऑप्शन सी है पढ़ना और ऑप्शन डी है आना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी पढ़ना। पढ़ना क्या है कि एक सकर्मक क्रिया है। तो ध्यान रखेंगे कि सकर्मक क्रिया में कौन सी है? पढ़ना सकर्मक क्रिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समुदायवाचक विशेषण कौन सा है? पूछ रहा है कि जो शब्द दिए गए हैं इसमें से समुदायवाचक विशेषण कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे क्या पूछ रहा है, समुदायवाचक। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है चौगुना, ऑप्शन सी है चौथा, ऑप्शन डी है चारों। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी चारों। चारों से क्या है कि एक समुदाय यानी ग्रुप का बोध हो रहा है, इसलिए यह समुदायवाचक विशेषण है। 4 क्या है? संख्यावाचक विशेषण है इसमें। चौथा क्या है? एक क्रमवाचक विशेषण हो जा रहा है और चौगुना क्या है? आवृत्ति वाचक विशेषण है। तो ध्यान रखेंगे, इस चारों ऑप्शन के बारे में बता दिए और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी चारों। चारों में क्या है कि ग्रुप यानी कि चारों लोग आ रहे हैं, एक समुदाय की बात की जा रही है, तो इससे चारों क्या होगा कि समुदायवाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो वर्तनी से यह क्वेश्चन है, शुद्ध और अशुद्ध से। तो वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? ऑप्शन ए मंत्री परिषद, ऑप्शन बी है वाल्मीकि, ऑप्शन सी है पुष्पांजलि और ऑप्शन डी है आध्यात्मिक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी वाल्मीकि। वाल्मीकि क्या है कि वर्तनी की दृष्टि से यह शुद्ध है। देखिए ऑप्शन ए मंत्री परिषद में क्या गलत है कि यहाँ पे मात्रा की गलत है। मंत्री परिषद में यह बड़ी की मात्रा जो है यह छोटी की मात्रा होगी, तब यह सही होगा, इसलिए यह गलत हो गया। इसमें भी क्या है कि पुष्पांजलि जो छोटी की मात्रा लगी है लास्ट में, यह जो बड़ी की मात्रा लगी है छोटी की मात्रा होनी चाहिए थी, यानी कि यह इस तरह से लिखी जानी चाहिए थी, तो यह पुष्पांजलि सही होता। इसमें भी क्या है, इसमें एक मात्रा छूट गया, इसमें आध्यात्मिक नहीं होता, इसमें आध्यात्मिक होता है, आ की मात्रा होती है, आध्यात्मिक होता है। यहाँ पे तो छूट गया, आध्यात्मिक होता है। तो ध्यान रखेंगे कि वर्तनी की दृष्टि से वाल्मीकि शुद्ध है और सब क्या है, ये सब गलत ऑप्शन है। बता भी दिए कि इसमें मात्रा की दोनों में गलत है, इसमें एक आ की मात्रा छूट गया, यहाँ पे अ की जगह पे आ होगा, आध्यात्मिक होगा, यहाँ पे बड़ी छोटी की मात्रा होगी और इसमें भी छोटी की मात्रा होगी। अगला क्वेश्चन है, अत्यावश्यक का संधि विच्छेद है। तो पूछ रहा है कि अत्यावश्यक क्या संधि विच्छेद कौन सा होगा? ऑप्शन ए है
अत्यधन आवश्यक, ऑप्शन बी है अति धन आवश्यक, ऑप्शन सी है अत्याधन आवश्यक और ऑप्शन डी है अत धन आवश्यक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी अति धन आवश्यक। अति धन आवश्यक अत्यावश्यक क्या संधि विच्छेद है, यानी कि अति धन आवश्यक मिलकर क्या बनाएगा अत्यावश्यक बनाएगा। अगला क्वेश्चन है वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो क्वेश्चन में कारक पूछ रहा है कि वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है। ऑप्शन ए है कर्ता कारक, ऑप्शन बी है कर्म कारक, ऑप्शन सी है करण कारक और ऑप्शन डी है आपादान कारक। तो देखिए शब्द से क्या फील हो रहा है कि वह घर से बाहर गया नहीं है, घर से दूरी की बात कर रहा है या अलगाव की बात कर रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी आपादान कारक। तो क्या होता है पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसका कारक चिन्ह क्या होता है से होता है और किस संदर्भ में अलगाव के दृष्टि से, तो आपादान कारक होगा। वह घर से बाहर गया में आपादान कारक है। अगला क्वेश्चन है मनोविकार सूचक शब्दों वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पूछ रहा है कि मनोविकार सूचक शब्दों में वाक्यांशों और वाक्यों के अंत में कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है अल्प विराम, ऑप्शन बी है प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी है विस्मय बोधक और ऑप्शन डी है अर्ध विराम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी विस्मय बोधक। तो मनोविकार शब्दों में जैसे कि हे भगवान शब्द से निकल जाता है, तो ये क्या है मनोविकार शब्द सूरक है सूचक शब्द है। तो इनके लास्ट में क्या प्रयोग होता है विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जो मनोविकार सूचक शब्द होते हैं या वाक्यांश होते हैं उनके लास्ट में विस्मय बोधक शब्द का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है व्याकरण की दृष्टि से अथवा क्या है। तो पूछ रहा है कि व्याकरण की दृष्टि से जो अथवा शब्द है वह क्या है। ऑप्शन ए है संधि, ऑप्शन बी है उपसर्ग और ऑप्शन सी है क्रिया और ऑप्शन डी है अव्यय। तो यह अथवा क्या है एक अव्यय शब्द है। तो व्याकरण की दृष्टि से अथवा क्या है अव्यय है। अव्यय क्या होता है जिसपे क्या है कि काल और वचन का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है, वैसे शब्दों को क्या कहते हैं अव्यय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निष्फल न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी कि एक शब्द पूछ रहा है कि निष्फल न होने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए है सटीक, ऑप्शन बी है निश्चित, ऑप्शन सी है अमोघ और ऑप्शन डी है सही। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी अमोघ। तो निष्फल न होने वाले को क्या कहा जाता है अमोघ कहा जाता है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, कुल मिला के ये 28 क्वेश्चंस थे हिंदी के जो यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर एग्जामों में अभी आए थे और आने की भी आगे संभावना है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।